हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम डीपीपी नंबर 3 के 29 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए हमारे 30 to 45 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं ज़रा, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो भी हमारा कॉम्प्रहेंशन बेस्ड है। ए रिसर्च स्कॉलर सिंथेसाइज्ड ए कंपाउंड ए इन द लेबोरेटरी, और हमको यहाँ पे ए कंपाउंड दिया हुआ है। He wanted to study this compound in acidic medium and kept for some time with heating. After an hour, when I isolated the compound, to his surprise, he got the mixture of two compounds B and C. He studied their properties and compound them with A. तो यहाँ पे A को उसने क्या किया, एसिडिक मीडियम में डाल के हीट किया। थोड़ी देर के लिए इसको एसिडिक मीडियम में डाल के हीट किया, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कंपाउंड बी एंड सी उसको मिला, और बी और सी का प्रॉपर्टी उसने स्टडी किया और ए का भी किया। और यहाँ पे जो टेबल है यहाँ बनाई हुई है हमने, 4 टेस्ट किया गया बेसिकली इन तीनों कंपाउंड पे। पहला है क्या हमारा रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ए में CO2 लिबरेट हो रहा है, तो मतलब ए हमारा पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे रहा है, लेकिन बी और सी नहीं दे रहा है। ब्लू लिटमस टेस्ट अगेन एसिड के लिए होता है, तो ए देखो ब्लू को रेड कर दे रहा है, तो अगेन ए हमारा एसिड रहा होगा, बी और सी नहीं कर रहे हैं। NaOI ये क्या है मेरा, ये है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट देखो, ए आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है, बी नहीं दे रहा है, लेकिन सी दे रहा है, राइट। और लास्ट वाला क्या है मेरा, टोलेंस टेस्ट, ठीक है ना। लास्ट वाला हमारा टोलेंस टेस्ट है, ए नहीं दे रहा है नेगेटिव, बी भी नहीं दे रहा है, सी वाला फिर से दे रहा है। तो कंपाउंड सी सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है, दैट मीन्स ये एल्डिहाइड है। और अगर ये आयोडोफॉर्म भी दे रहा है, तो सिर्फ एक ही ऐसा एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा होगा, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। बाकी कोई एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे हमको ऐसा आइडिया लग रहा है कि जो कंपाउंड सी है वो मोस्ट प्रोबेबली एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, हमारे पास ये कंपाउंड ए है। इस कंपाउंड ए को एसिडिक मीडियम में अगर हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो बताओ जरा, एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस। कंपाउंड ए को अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर जो कार्बन है यहाँ पे, जहाँ पे मिथाइल अटैच है, यहाँ पे एक मिथाइल है और एक तो हाइड्रोजन होगा। और इस कार्बन पे देखो जरा, इधर भी राइट साइड में भी क्या है, ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में भी ऑक्सीजन है, दोनों तरफ ऑक्सीजन है, OR। दिस कार्बन इज एक्चुअली एसिटल, क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल और एक H है, तो ये अल्डिहाइड रहा होगा, इसके ऊपर दोनों तरफ से OR लगा है, सो दिस कंपाउंड इज एक्चुअली एसिटल। तो एसिडिक मीडियम में क्या देखा हमने, एसिटल्स का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस कैसे कराएंगे, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन के ऊपर OH, ऑक्सीजन के ऊपर H, इधर साइड से भी कार्बन के ऊपर OH, ऑक्सीजन के ऊपर H, हाइड्रोलिसिस ऐसे कराते थे। तो जरा ऊपर जहाँ मिथाइल लगा है, तो इस कार्बन में क्या है, मिथाइल है, और एक ये वाला CH, इस CH के ऊपर क्या आ गया, 2 OH। और मुझे पता है कि अगर 2 OH है तो क्या होगा इसमें, एक तरफ से OH एक तरफ से H, पानी बाहर कर देंगे तो क्या बन गया, ये देखो बन गया एसिटाल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो जो हमने सोचा था कि कंपाउंड सी मोस्ट प्रोबेबली एसिटाल्डिहाइड, तो ये एसिटाल्डिहाइड ये, सो दिस इज कंपाउंड सी, ठीक है। अब और जो नीचे की साइड में ये क्या बनेगा, जरा इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर ऐसा ही OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ एक मिथाइल कार्बन, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो अगर सिंपल हाइड्रोलिसिस किया होता तो ये दोनों हमारे बने होते, एसिटाल्डिहाइड और ये वाला कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस कर रहा है एसिडिक मीडियम में और इसको थोड़ा हीट भी कर दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर इस कंपाउंड को हम एसिडिक मीडियम में हीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो ज़रा
एक ही मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, इधर देखो राइट साइड में, और यहाँ पर एक उसी मॉलिक्यूल में अल्कोहल भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली इंट्रामोलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारा फाइनल कंपाउंड नहीं है, फर्दर एसिडिक मीडियम में हिट करने पे इट विल अंडरगो इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन। ठीक है, अब एस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड तो फिक्स है, और क्या होता है एस्टरिफिकेशन में, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा ये OH और अल्कोहल से हमारा H। अब हमारे पास दो तरह के अल्कोहल हैं, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करते हैं C1, ये C2, C3, ये C4, ये C5। एक OH लगा हमारा C3 पे, एक लगा हमारा C5 पे। अगर हम C3 वाले OH को पार्टिसिपेट कराते हैं अगर एस्टरिफिकेशन में, तो रिंग का साइज गिनेंगे जरा, तो 1 2 3 कार्बन है, एक ऑक्सीजन, 4 मेंबर रिंग बनेगा। 4 मेंबर रिंग नहीं बनना चाहेगा, लेकिन अगर जो C5 पे OH है इसको रेट कराएंगे अगर हम, तो जरा रिंग का साइज गिनेंगे। C5 का OH अगर रेट करेगा तो 5 तो कार्बन हो गया, और ये वाला ऑक्सीजन मिला के 6 मेंबर रिंग, तो ऑब्वियसली 6 मेंबर रिंग बनेगा। तो यहाँ पे साइक्लिक ईस्टर बनाएंगे 6 मेंबर्ड। ऐसा 6 मेंबर। C1 हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन था, यहाँ C2, ये C3, ये C4, ये C5। C5 पे कुछ नहीं है, C4 पे कुछ नहीं, C3 पे एक हमारा मिथाइल ग्रुप है और एक हमारा OH, एक OH एक मिथाइल। So this should be our compound B. हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन, तो ये हमारा बन गया B। अब जरा ये जो ऊपर हमने टेस्ट किए थे इसको हम देख लें, अगर मैच कर लेते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मेनली। तो देखो A में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, B में नहीं है, C में भी नहीं है, तो हमारा सही आ रहा है। सिमिलरली ब्लू लिटमस टेस्ट AB एसिड के लिए होता है, तो A में है एसिड ग्रुप, B और C में नहीं है। आइडोफॉर्म देखो A में कोई मिथाइल एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, C में है और B में फिर से नहीं है, देखो ये भी सही आ रहा है। टोलेंस टेस्ट A अगेन नहीं देगा, B में भी कोई एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, C में है। तो हमारा ये जो चारों टेस्ट है इनको ये तीनों कंपाउंड सही से फॉलो कर रहे हैं, तो A B C हमको पता चल गया। जरा क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, कंपाउंड बेस। तो देखो यहाँ पे हमको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, A, ऑप्शन A देखो, कंपाउंड B हमारा ऊपर जो हमने बनाया वही है। ठीक है, कंपाउंड C ऑब्वियसली एसिटाल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर D। 32 क्वेश्चन पे आते हैं, B इज फॉर्म ड्यू टू, B कैसे बना है, पहले हाइड्रोलिसिस हुआ है और फिर इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन, पानी बाहर हुआ है। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड फॉलोड बाय एस्टरिफिकेशन बिटवीन COH एंड OH प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो बी तो क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ COH ग्रुप नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, ऑक्सीडेशन ऑफ CH2COH इंटू COH ये भी नहीं हो रहा है, सो 32 में आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन कंप्रेंशन बेस्ड है, पढ़ रहा हूँ मैं। एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड A which give positive iodoform test and give colored compound with Brady's reagent। Brady's reagent से कलर्ड कंपाउंड मतलब वो अल्डिहाइड या कीटोन है, और आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो अगेन वो मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन है। When it is treated with hydroxylamine in mild acidic medium, it produces two different compounds B and C। तो जो कंपाउंड A है हमारा वो क्या है, कोई मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन है, ठीक है ना। इतना मेरे को पहले शुरू से ही आइडिया लग रहा है। और मुझे ये भी पता है कि अगर मिथाइल एल्डिहाइड या कीटोन को किससे रेड कराएंगे, अगर हम हाइड्रोक्सिलामीन से, तो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन से क्या बनाता है, ऑक्साइम फॉर्मेशन होगा, है ना। H2O बाहर होके एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन, और यहाँ NH2OH से H2 बाहर होके ऑक्साइम बनेगा। और बोल रहा है कि दो कंपाउंड बनेंगे B और C, तो ये जो ऑक्साइम है बेसिकली दो बनेंगे B और C, और दो क्यों बन रहे होंगे, बेसिकली यहाँ जो ऑक्साइम बन रहा होगा उसमें क्या हो रहा होगा, Zi हो रहा होगा। सो B एंड C आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है ना।
each when further heated with concentrated H2SO4 produce D and E। ऑक्साइम को फर्दर कंसनट्रेटेड H2SO4 से अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, कंपाउंड D एंड E। और बताओ जरा, ऑक्साइम को अगर हम H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो बेकमैन रीअरेंजमेंट, पढ़ा था हमने, बेकमैन रीअरेंजमेंट इन ऑक्साइम। तो हमको ऐसा गैस लग रहा है कि सही लग रहा है कि बी और सी को H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो बेकमैन रीअरेंजमेंट होकर डी और ई बनेगा, और डी और ई मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, अमाइड। ठीक है। फर्दर हाइड्रोलिसिस ऑफ डी एंड ई बोथ प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन। देखो हाइड्रोलिसिस करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन बन रहा है तो ऑब्वियसली क्या है, अमाइड ही है। ठीक है। अब देखो जरा क्या है, एसिड प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डी इज मोस्ट एसिडिक अमंग इट्स आइसोमर। डी के हाइड्रोलिसिस से जो एसिड बनता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, मतलब वो ऑर्थो आइसोमर होगा। डी के हाइड्रोलिसिस से ऑर्थो आइसोमर बन रहा होगा, क्योंकि ऑर्थो आइसोमर क्या होता है, पैरा और मेटा आइसोमर ज़्यादा एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है। एंड द अमीन प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ई इज लीस्ट बेसिक अमंग इट्स पोजिशनल आइसोमर। अनिलीन में भी ऑर्थो इफेक्ट देखा था हमने, और अनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अनिलीन होता है वो लिस्ट बेसिक होता है। ऑर्थो पे अनिलीन पे अगर कोई ग्रुप लगाए तो इट इज़ लेस बेसिक देन इट्स मेटा एंड पैरा आइसोमर, ऑर्थो इफेक्ट ऑफ अनिलीन। तो ई के हाइड्रोलिसिस से जो अमीन बनेगा या अनिलीन बनेगा वो हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा अगेन। ठीक है। तो वह कंप्रेंशन पढ़ने से हमको काफ़ी कुछ आइडिया लग रहा है यहाँ पे कि कंपाउंड ए हमारा कोई मिथाइल एल्डिहाइड कीटोन है, ऑक्साइम से रिएक्ट करके NH2O से रिएक्ट करके ऑक्साइम बना रहा है, उसका बेकमैन अरेंजमेंट हो रहा है, फिर हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन बन रहे हैं। ठीक है। तो अब एक बार क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। 33 क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या है, 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, तो ये तो जब हम कंप्लीट रिएक्शन कर लेंगे तभी समझ में आएगा। 34 को देखिए जरा, आइडेंटिफाई ए अमंग द फॉलोइंग। एंड 35 क्वेश्चन इज कंपाउंड डी एंड ई आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। तो 34 क्वेश्चन को देखेंगे अगर हम, तो पूछ रहा है ए कौन सा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। मुझे इतना आइडिया लग चुका है कि ए मेरा या तो मिथाइल एल्डिहाइड है, मिथाइल कीटोन है, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी ऑप्शन बी और डी। अच्छा एक और बात, आपके पास जो सीट में लिया है वहाँ पे जो बेंजीन के अंदर जो गोला है वो मिसिंग है, तो ये बेंजीन देंगे सब, बीच में हमारा गोला है। तो ऑप्शन बी एंड सी नहीं हो सकता बिकॉज दे आर अल्कोहल। प्रेडिज रेजेंट यानी कि 2,4-D सा टेस्ट नहीं देगा, या तो ए है या सी है। और देखो ए और सी क्या है, कीटो है दोनों में, C डबल बॉन्ड और CH3, बस एक मिथाइल का पोजीशन चेंज हो रहा है, मिथाइल में भी एट पैरा और एट ऑर्थो। सो इन कंपाउंड ए मुझे इतना आइडिया लग गया कि दिस कंपाउंड ए इज ए एरोमेटिक कीटोन। यहाँ पे ऐसा पक्का क्या है, C डबल बॉन्ड और CH3 है, और इस पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, और इस मिथाइल का हमको एग्जैक्ट पोजीशन अभी नहीं पता, इट मे बी ऑर्थो और पैरा। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं और फिर डिसाइड करेंगे मिथाइल का पोजीशन कहाँ पे है। तो इसको अगर मैं रिएक्ट करा रहा हूँ किसके साथ, ऑक्साइम के साथ, NH2OH, क्या होगा, यहाँ से NH2OH से H2 और यहाँ हमारे कार्बन से ऑक्सीजन, पानी बाहर करके जोड़ेंगे टू फॉर्म ऑक्साइम। और यहाँ पे देखो 2 ऑक्साइम पॉसिबल हैं, क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर 2 ग्रुप हैं, एक क्या है, एक हमारा फिनाइल है, फिनाइल के ऊपर क्या है, मिथाइल लगा हुआ है, और एक यहाँ पे मिथाइल है, डबल बॉन्ड N, OH हमारा ऊपर हो सकता है, ये OH हमारा नीचे हो सकता है। तो इन दोनों कंपाउंड में से कोई एक बी है, कोई एक सी है, राइट। ये 2 ऑक्साइम बन गए हमारे, हाइड्रोक्सिलेमिन से ऐड कराने पे ऑक्साइम बी एंड सी विच आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इन दोनों को ही H2SO4 से रिएक्शन कराया। ठीक है, H2SO4 से। बताओ
ऑक्साइम का रिएक्शन H2SO4 से, अभी बताया था क्या होगा, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। ठीक है, दोनों ही केस में बेकमैन रीअरेंजमेंट। और बेकमैन रीअरेंजमेंट में हमने कैसे प्रोडक्ट बनाया था कि हमेशा वो ग्रुप माइग्रेट करता है जो हमारे OH से क्या हो, एंटी। तो बताओ जो पहला वाला कंपाउंड है उसमें कौन है एंटी, मिथाइल है। तो मिथाइल को माइग्रेट कराएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, और ये जो फिनाइल है ये हमारा कार्बन के ऊपर रहेगा। तो बताओ कैसा अमाइड बनेगा यहाँ पे, ये जो फिनाइल है मिथाइल के साथ में यहाँ कार्बन पे ही रहेगा, और नाइट्रोजन पे कौन चला जाएगा, मिथाइल। तो बेकमैन अरेंजमेंट में मैकेनिज्म तो अभी हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन क्या कराना है, हमेशा जो ग्रुप हमारा OH से एंटी है उसको उठा के नाइट्रोजन में भेज दो, और दूसरा वाला ग्रुप हमारा कार्बन पे रहेगा और अमाइड बना दो। ठीक है, सेकंड वाला जो हमारा है इसमें भी फिर बेकमैन अरेंजमेंट कराएंगे अगर हम। तो इसमें OH से एंटी कौन है, फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे ये माइग्रेट करेगा, यहाँ मिथाइल माइग्रेट किया था। तो मिथाइल यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बन के ऊपर रहेगा, तो मिथाइल कार्बन के ऊपर रहेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो अमाइड है इसके ऊपर चला जाएगा फिनाइल ग्रुप। तो आफ्टर बेकमैन अरेंजमेंट जो बन रहा है इसको हमने बोला क्या, D एंड E, और D एंड E हमने जैसा सोचा था अमाइड है। हाइड्रोलिसिस करने पे इनका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन। तो जरा इन दोनों का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। फर्दर इनका अगर एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जरा क्या क्या बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस यहाँ पे भी करा रहे हैं, यहाँ पे भी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा, देखो ये अमाइड है, टूटेगा तो ये बनेगा इधर बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव को यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या बनेगा, अमीन CH3NH2। इसमें क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा हमारा ये CH3COOH एसिटिक एसिड, और यहाँ पे जो अमीन बनेगा वो अनेलिन का डेरिवेटिव टोलुडीन। तो पहले वाले में जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव टोलोइक एसिड बन रहा है, और अमीन हमारा सिंपल प्राइमरी अमीन CH3NH2 मिथाइल अमीन। दूसरे वाले में एसिड सिंपल है एसिटिक एसिड, लेकिन यहाँ पे क्या है, टोलोडीन है, अनिलीन। तो जरा अब वापस से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या लिख रहा था यहाँ पे कि एसिड प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ D इज मोस्ट एसिडिक अमंग इट्स आइसोमर्स। तो बताओ एसिटिक एसिड का कोई आइसोमर होगा नहीं, तो किसकी बात कर रहा है, ये इसी की बात कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, बेंजोइक एसिड का। और बेंजोइक एसिड में ये मिथाइल का पोजीशन कहाँ होगा, ये फिक्स हो गया, कहाँ होगा, ऑर्थो पे होगा। ये मिथाइल जो हमारा ऑर्थो पे होगा तभी जाके ये हमारा मोस्ट एसिडिक हो सकता है इसका आइसोमर में, ऑर्थो टोलोइक एसिड। इसके पैरा आइसोमर और मेटा आइसोमर से ज़्यादा एसिडिक होगा। एंड क्या बोल रहा है कि द अमीन प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ E इज लिस्ट बेसिक। तो जरा देखो, तो ये जो अमाइड है ये हमारा D हो गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो लिखा है मैंने हमारा E हो गया। E के हाइड्रोलिसिस से अमीन बन रहा है, वो बताओ मिथाइल का पोजीशन तो डिफाइन हो गया, कहाँ पे है, ऑर्थो पे। तो ऑर्थो आइसोमर अभी बताया था लिस्ट बेसिक होगा, ठीक है ना, ऑर्थो टोलुडीन। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो टोलुडीन लिस्ट बेसिक। देखो D पता चल गया, E पता चल गया, ठीक है। D किससे बन रहा था, B से या C से? D बन रहा था हमारा B से और E बन रहा था C से। तो जरा देखो D बन रहा है B, तो ये कंपाउंड B हो गया, ये कंपाउंड हमारा C हो गया। और A में अगेन क्या हो गया, अब मुझे कंफर्म पता चल गया कि A में जो मिथाइल का पोजीशन है वो कहाँ पे है, ऑर्थो पे। तो यहाँ मिथाइल ऑर्थो पे लगा देंगे। सो नाउ वी हैव कंप्लीट पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आराम से किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, जरा देखते हैं। तो 34 में क्या हो गया, ऑर्थो वाला, यानी कि ऑप्शन C, ठीक है।
33 question. Acid produced by hydrolysis of D will give effervescence of CO2 with sodium bicarbonate faster than the acid produced by hydrolysis of E. तो जरा देखते हैं D के हाइड्रोलिसिस से बना ये ऑर्थोटोलोइक एसिड और E से बना एसिटिक एसिड. बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का pK होता है हमारा 4.75, बेंजोइक एसिड होता है 4.2. तो अगर बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग है तो ये ऑर्थोटोलोइक एसिड तो और भी स्ट्रॉन्ग है, बेंजोइक से भी स्ट्रॉन्ग है. तो ए स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, ऑर्थोटोलोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड. बी क्या है हमारा, बेस प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डी विल बी मोर बेसिक देन द बेस प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ई. डी के हाइड्रोलिसिस से कौन बेस बन रहा है यहाँ पे, मिथाइलामीन, और यहाँ कौन बन रहा है, ऑर्थोटोलोइडीन. तो ऑब्वियसली क्या है, टोलोडीन में जो लोन पेयर नाइट्रोजन क्या है, कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहाँ पे मिथाइलामीन में क्या है, लोन पेयर है वो लोकलाइज है. तो ये ऑब्वियसली क्या है, मोर बेसिक देन टोलोडीन. ठीक है, तो बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सी, रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ बी एंड सी कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट विद NH2. बी और सी का बनना, ऑक्साइम का बनना हाइड्रोक्सिल अमीन से ही होगा. अगर हम यहाँ पे NH2 यानी कि हाइड्राजीन लगाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्राजोन बनेगा, ऑक्साइम नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा. सो स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट और यही हमारा हो जाएगा आंसर. स्टेटमेंट डी को पढ़ लेते हैं. द रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ डी एंड ई कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट विद PCl5. डी और ई कैसे बन रहे थे हमारे, बैकमैन रीअरेंजमेंट. सुनना, बैकमैन रीअरेंजमेंट में जो हम H2SO4 यूज करते हैं, मैकेनिज्म में इसका काम क्या होता है, ये जो OH ग्रुप है इसको, ऑक्साइम का जो OH ग्रुप है इसको ऐसा प्रोटोनेट करके ये हटाता है, वाटर बना के निकालेगा. तो इंस्टेड ऑफ H2SO4 इफ आई यूज PCl5, तो हमने PCl5 के बारे में क्या पढ़ा है, ये भी क्या करता है, OH को हटा के Cl जोड़ देगा, और OH को हटा के जब Cl जोड़ेगा ऑक्साइम में तो Cl अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आराम से बाहर निकलेगा और रिएक्शन हो जाएगा. बैकमैन रिएजेंट PCl5, PCl3 SOCl2 की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं. सो डी इज ऑल्सो करेक्ट. सो फॉर 33 क्वेश्चन आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 35, कंपाउंड डी एंड ई रिलेटेड टू ईच अदर. जरा देखते हैं क्या है डी और ई. यहाँ पे ये हमारा डी रहा, ये हमारा ई. बोथ आर अमाइड, डी एंड ई बोथ आर अमाइड. सो फंक्शनल ग्रुप का नेचर क्या है, सेम है, सेकेंडरी अमाइड है. सो दे कैन नॉट बी फंक्शनल आइसोमर. तो क्या है ये दोनों, इन दोनों में, और जब फंक्शनल आइसोमर नहीं हुआ तो जरा देखते हैं मेटामेरिज्म चेक करते हैं. सेकेंडरी अमाइड है, मेटामेरिज्म हो सकता है, होगा. देखो डी में क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल है और इधर कार्बन की साइड में फिनाइल है, और ई में कार्बन की साइड मिथाइल है, नाइट्रोजन की साइड फिनाइल है. तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो गया, तो डी एंड ई आर मेटामर्स. सो 35 का आंसर विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 36. टोटल डाइब्रोमो आइसोमर पॉसिबल फॉर प्रिज्मीन विच इज एन आइसोमर ऑफ बेंजीन. ये जो बनाया हुआ है देखो प्रिज्मीन, यहाँ पे इसमें देखो 6 कार्बन है, 3 ऊपर 3 नीचे, और हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C6H6. ठीक है ना. सो दिस इज एन आइसोमर ऑफ बेंजीन. इसका पूछ रहा है कितने डाइब्रोमो आइसोमर बन सकते हैं. तो प्रिज्मीन यहाँ बना रहा हूँ मैं. प्रिज्मीन में ऐसे 2 फेस हैं, एक ऊपर एक नीचे, ट्रायंगुलर फेजेस. ठीक है, तो डाइब्रोमो डेरिवेटिव लगाना है, इसके ऊपर ब्रोमीन लगाना है. तो देखो अगर हमको मोनोब्रोमो डेरिवेटिव पूछता तो यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन ऊपर की साइड में है, 3 कार्बन ऊपर वाले जो ट्रायंगुलर फेस जो रेड वाला ड्रॉ किया मैंने वो है, और 3 हमारे यहाँ नीचे वाले पे हैं. ठीक है, तो ऑल 6 कार्बन आर सेम, तो हम किसी भी एक कार्बन पे ब्रोमीन लगा सकते हैं अपने हिसाब से. तो कहीं पे ब्रोमीन लगाओ,
मोनोब्रोमो क्या होगा यहाँ पे, सिंगल बनेगा, मोनोब्रोमो डेरिवेटिव एक ही Br लगेगा। लेकिन हमसे पूछा डाइब्रोमो, तो हमको अब एक और Br जोड़ना है। तो देखो एक Br हमने लगा दिया, अब दूसरा Br के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो ऊपर वाला फेस है खुद के ही फेस में Br लगा दें हम। तो बताओ इस Br जहाँ Br लगा हुआ है इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ऊपर वाले जो दोनों कार्बन है क्या हैं, आइडेंटिकल ही हैं। इसके रेस्पेक्ट में दोनों ऊपर वाले फेस पे कार्बन सेम है, तो किसी भी एक साइड में यहाँ पे Br लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो मैंने Br लगा दिया, तो ये बन गया डाइब्रोमो। ज़रा देखें तो कोई कार्बन एसिमेट्रिक हुआ क्या, इसमें नहीं हुआ, और इसको बीच में से हम काट देगा तो PSV पास करेगा, तो कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आया इसमें, ठीक है। तो ऊपर वाले फेस पे हमारा ऐसा एक चांस हो सकता है ब्रोमीन लगाने का। ज़रा नीचे वाले फेस पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर फेस पे एक Br हम पहले लगा चुके हैं। तो अब ज़रा नीचे वाले फेस पे हमको Br लगाना है। तो जिस कार्बन पे Br लगा है उस एज के अलोंग एक ये वाला कार्बन है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन जो इसके एज के अलोंग है, ये हमारा एक चांस हो गया, यहाँ Br लग जाए। या फिर इसके एज के अलोंग जो दो वर्टेक्स नहीं है हमारे, तो बाकी बचे हुए दोनों कार्बन क्या हैं, इसके एज के अलोंग नहीं है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ मैं, जो नीचे वाला फेस है उसके ऊपर इसके रिस्पेक्ट में एक जो कार्बन हमारा वो इसके एज के अलोंग है और बाकी दो इसके एज के अलोंग नहीं है, तो ये एज के अलोंग है, यहाँ पे Br लगा दिया। अगेन जरा देखो इसको यहाँ बीच में से काट देंगे तो इसमें PS पास करेगा, ठीक है ना। इस वाले में PS पास कर रहा था, तो दोनों ऑप्टिकली नेगेटिव। और तीसरा चांस क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे ऑलरेडी Br लगा दिया था। अब नीचे वाले फेस पे जो एज के अलोंग है उस पर ना लगा के अगर इस साइड में लगाएं हम Br, और बाकी दोनों ये जो कार्बन एकदम सेम ही है, इस वाले में देखो ज़रा, इस आइसोमर में कोई भी POS या COS पास नहीं करेगा, और अगर कोई भी POS या COS पास नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या है हमारा, इसका एक इनैंसियोमर रहेगा, इसका यहाँ पे एक इनैंसियोमर रहेगा। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई हमारे यहाँ, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल यहाँ पे हमारे 4। अगर ऑप्टिकल एक्टिव पूछता तो 2, पहला और दूसरा इनएक्टिव है, बाकी दोनों ये एक्टिव है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैविंग 5 मेंबर्ड रिंग इज। यहाँ पे एक हमारा एक कंपाउंड है, इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो किससे रेट करेगा इसको, D+ से। तो क्या ऑब्वियसली क्या करेगा, ये D+ से रेट करके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारा फिक्स नहीं है, किसी एक ही कार्बन पे प्रेजेंट नहीं है। देखना जरा, जो कार्बन हमारा C14 है इसको मैं लिख रहा हूँ C1, ये C2, ये C3, ये C4 और ये C5, ठीक है। तो देखना जरा, C14 वाला जो कार्बन है वो C1 है, C1 के रेस्पेक्ट में C2 एंड C5 दोनों एक जैसे हैं, एंड C4 एंड C3 भी दोनों एक जैसे हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, जरा यहाँ पे रिजोनेंस करा लेते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है हमारा किस किस कार्बन पे आ सकता है। तो ये तो हमने देखा है कि 5 मेंबर रिंग है, उसमें क्या 2 पाई बॉन्ड है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो क्या यहाँ पे इक्विवेलेंट रिजोनेंस होगा,
और नेगेटिव चार्ज क्या है, सब पे घूमेगा। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन 14 है, यहाँ पे नेगेटिव किस पे है, C3 पे नेगेटिव है। ज़रा यहाँ पे रेजोनेंस कराते हैं, क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है इसको डबल बॉन्ड में भेजेंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे इधर, तो हमारा ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेगेटिव आ गया है यहाँ ऊपर, ये वाला कार्बन हमारा C14 है, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया और यहाँ पाई बॉन्ड पहले से ही था। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस कार्बन पे आया, C5 पे आया। फर्दर रेजोनेंस कराएंगे अगर यहाँ पे हम, तो ये फिर से डबल बॉन्ड में गया, पाई बॉन्ड टूटा इधर, नेगेटिव आ गया इस वाले कार्बन पे, ये हमारा कार्बन 14 है, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड,